इसमें कोई संदेह नहीं कि आम आदमी को क्या चाहिए। उसे वो रोटियां चाहिए जो पेट में जाकर उसकी तृष्णा को दूर करती हों। वो रोटियां जो दाल या अचार के साथ खाई जाती हों। वो रोटियां जो उसके शरीर में मेहनत के लिए एनर्जी डेवलप करती हों। जी हाँ, यही चाहिए एक आम आदमी को। ये और चाहिए एक अदद घर, एक छत जिसमें हवा आए, लाइट रहे। ये बहुत छोटी ज़रूरतें लेकर आम आदमी ज़िंदा है। कल के सुनहरे सपने अपनी आँखों में समाये हुए। 2 साल हो गए बच्चे जो उस आम आदमी के बच्चे हैं वो वाकई स्कूल नहीं जा पाए। वो पूरी दुनिया से कट गए हैं इस महामारी में। वो तड़पते हैं कि किस तरह से बाहर निकल जाएं और अपने दोस्तों से बात करें, दोस्तों से मिलें। हम भी क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। हमारी भी कितनी समझ विकसित हुई है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि इन दिनों वो सेल फ़ोन पर हमें देख लेते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, और लेकिन जो आमने सामने बैठकर बात करना होता है वो दिन कहाँ चले गए। ऐसा लगता है कि अब हम अपने जीवन क्रम को इसी तरह से बदलते रहेंगे। लेकिन निराशावादी बिल्कुल नहीं हूँ। ये वो बच्चे कमाल कर रहे हैं जिन बच्चों को उन्मुक्त हवा मिली, उन बच्चों को जिनने पढ़ा लिखा, उन बच्चों को जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और इस विश्व के लिए कुछ करने की बात सोची। उन्होंने टीके भी बना दिए। उन्होंने अपने बूते पर जो हो सका वो कर दिया। उन बच्चों को मैं बहुत सम्मान देना चाहता हूँ। आज के इस प्रसारण में मुझे उन सब की कृतज्ञता व्यक्त करनी है जो दिन और रात छोड़कर अपने काम में मशगूल रहे। मुझे याद आता है डॉक्टर गुमास्ता को मैंने कॉल किया था अपने किसी रिश्तेदार के कोविड संक्रमित होने के बारे में। उन्होंने बेशक कहा, मुझे लगा कि यह इतना बड़ा डॉक्टर है, शायद कोई बात मेरे थ्रू हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। वो मुझे थोड़ा सा जानते थे, मैं भी उन्हें थोड़ा सा जानता था, लेकिन उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए या उनका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं बात कर लूँगा। ये वो लोग हैं जो कि त्याग तपस्या के साथ काम करते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे लोगों के भी दर्शन हुए, ऐसे लोग भी एक्सपोज हुए जिनके मन और मस्तिष्क में धन की लालसा छाई रही, और उन्होंने जो भी किया वो दुर्दांत और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किया। कुछ सियासी लोग थे जो किसी पार्टी के वैक्सीन होने का ऐलान कर गए। शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे खुद शर्म आई ऐसा सुनने के बाद कि किसी देश का युवा तो नहीं हो सकता, इसकी विचारधारा में कहीं कोई प्रगतिशीलता नज़र नहीं आती, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक सोच लेके वो व्यक्ति अपने काम को अंजाम दे गया। परिणाम ये हुआ कि जब वैक्सीन शुरू हुआ था, वैक्सीनेशन 45 प्लस के लिए शुरू हुआ था, उसमें कई भ्रांतियाँ फैल गई थी। ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे गए जो रेमडेसिविर तब का जो ज़रूरी इंजेक्शन माना जा रहा था, उस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे।
अभी खतरा टला नहीं है। किसी को संदेह से देखने के पहले यह सोच लेना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में आपके लिए कुछ कर पा रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे सरकार का तंत्र हो, चाहे वो पदासीन कोई नेता हो, व्यक्ति हो। हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र से अलग नहीं होना। राष्ट्र का धर्म राष्ट्र के नेताओं के लिए ही नहीं है, राष्ट्र के उन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के लिए ही नहीं है जो राष्ट्र के सत्ता का संचालन करते हैं या प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए संसद में बैठते हैं, कानून बनाते हैं। दोष तो उनका भी है जो कि इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। लॉकडाउन 1.0 में हमने देखा था कि बहुत सारे लोग पैदल ही निकल गए थे, उनके पैरों से रक्त बह रहा होगा और घर बैठकर जब हम देखते थे तो हमारे आँखों से आंसू निकलते थे। बहुत सारे दोस्त खोए हैं इस दौर में, बहुत सारे रिश्तेदार खोए हैं इस दौर में। ये बहुत दुखद घटना थी जब लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ और इस बार यह बहुत विकराल था। इसके बाद की तीसरी लहर को सुनने और सहने की अब हम में हिम्मत न रही। हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे कि अब ऐसा कुछ हो, क्योंकि कहते हैं उसकी आक्रामकता हमारे बच्चों पर भारी पड़ेगी। साथियों, राष्ट्र धर्म हमारा है, राष्ट्र धर्म हमारा भी है, हमें भी राष्ट्र धर्म का पालन करना है। हमें सियासी वक्तव्यों के आगे पीछे नहीं भागना है। हमारे पास में गीता के पूरे उद्देश्य हैं, गीता के पूरे पाठ हैं। हम अपने सेल फोन पर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। गीता के संदेशों को हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम समझ पाएंगे कि हमें किस तरह से जीना है और ख़ास तौर पर युद्धकालीन यानी संकटकालीन परिस्थितियों में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारा राष्ट्र धर्म क्या होना चाहिए। मैं रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानव धर्म की बात कर रहा हूँ। गीता में सारी बातें स्पष्ट की हैं। प्रथम 18 दिनों में जब मैंने उन उपदेशों को सुना, दूसरी बार सुना, पढ़ने के बाद जब एक भयावह स्थिति सामने थी और फिर एक बार फिर जब उसे सुना पढ़ा तो साफ हो गया कि हमारे जीवन का फ़लसफ़ा क्या होना चाहिए, हमारी फ़िलासफ़ी क्या होनी चाहिए। मित्रों, इससे पहले कि हम किसी को दोषी ठहराएं, पहले ये समझ लें कि हमारी परिस्थितियाँ और उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं। अभी खतरा टला नहीं है, अभी मास्क बांधना होगा, क्योंकि घर में बैठा हूँ। मेरे पास ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, इसलिए मास्क उतरा है, लेकिन घर के आंगन में निकलते ही मास्क पहन लेता हूँ। मित्रों, अभी बहुत सारे विद्वान पैदा हो गए हैं, बहुत सारे विवाद भी पैदा हो गए हैं। साथ ही साथ एलोपैथी आयुर्वेद को लेके भी विवाद उत्पन्न हुआ है। तो आप जानिए कि दोनों ही गलत हैं, विवाद दोनों ही गलत तरीके से कर रहे हैं। यह दावा करना भी गलत है कि आयुर्वेद से ही इस बीमारी का निराकरण हो जाएगा, और यह दावा करना भी गलत है कि आयुर्वेद कोई
साइंटिफिक मेडिसिन नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद बहुत साइंटिफिक मेडिसिन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, और इसका पूरा अध्ययन किया गया है, और यह अध्ययन आपके सामने निसंदेह नहीं हुआ है, लेकिन इस पर वर्षों खपा दिए हैं हमारे पूर्वजों ने, चाहे वे चरक हों या महर्षि च्यवन हों या सुनी कुमार हों या सुश्रुत हों। देखिए, हमारे देश का इतिहास बहुत वैभवशाली है। हम ये मानते हैं कि आयुर्वेद में निरंतर एक तरह से इसका अभ्यास नहीं हुआ है, इस पर अनुसंधान नहीं हुए हैं। यह तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है, लेकिन अब जो हो रहा है उसे स्वीकारिए, समझिए और सम्मिश्र बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।